तो हम आज बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स के बारे में। और मैंने एक श्रृंखला की शुरुआत की है जिसमें हम सबसे जो इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं वो हम आपको कराएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि 2 लाइंस दे रखी हैं और हमें इसमें से बताना है कि इन चारों विकल्पों में से क्या है कि ये लाइन पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, ये हमें देखना है। तो देखो भाई, जो सबसे पहला जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो देखिए। फर्स्ट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है 1 2 3 है। ठीक है, ये तो हमारे फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो देखिए, वैसे तो -2 -4 -6 लिखा है, लेकिन अगर आप इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे -2 -4 -6, जो कि हमें रेशियो के फ्रेम में चाहिए, तो ये भी 1 2 3 आएगा। तो उससे एक बार तो लगने लगा कि लाइंस पैरेलल हैं। बट यहाँ पर एक और दिक्कत है कि कोइंसिडेंट होगा तब भी डायरेक्शन रेशियो का यही रिलेशन आएगा। दोनों के दो कोइंसिडेंट लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब यहाँ पर इन्होंने कोइंसिडेंट और पैरेलल दोनों ऑप्शन में दिए हैं, तो अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि भाई ये कोइंसिडेंट तो नहीं है, पैरेलल तो दिख रहा है। बट अब ऐसा हो कि ये सिचुएशन के अलावा भी कोई ऐसी बात हो। तो देखो, जो सेकेंड लाइन है वो लाइन हमारी पास हो रही है एक पॉइंट से। कौन से पॉइंट से? इक्वेशन में देखिए, ये 1 2 3 से पास हो रही है। ठीक है, अब देखो ये पैरेलल तो हम देख ही चुके हैं कि पैरेलल कंडीशन है। तो अब ये इंटरसेक्टिंग अगर होगी तो कोइंसिडेंट होगी ना, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पैरेलल लाइन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो अदर देन कोइंसिडेंट तो भी उनके डायरेक्शन रेशियो सेम हो, ऐसा हो नहीं सकता। डायरेक्शन रेशियो समान होने का मतलब या तो पैरेलल ही होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, और अगर पैरेलल होंगी तो इनका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब अब एक ही ऑप्शन, अगर एक भी पॉइंट ऐसा हो गया जिससे वह दोनों लाइन पास हो रही हैं, इसका मतलब वो दोनों कोइंसिडेंट है। तो ये सेकेंड लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, अगर मैं इसको फर्स्ट वाले में रख दूं, जो कि फर्स्ट वाले की इक्वेशन आप देख रहे हैं x/1 y/2 और z/3 है। इसमें अगर मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ, 1/1 हुआ, यहाँ 2 रख देते हैं, ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 रख देते हैं, ये भी 1 हो जाएगा। मतलब ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि जो सेकेंड लाइन का जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट फर्स्ट लाइन के ऊपर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि इनके जो डायरेक्शन रेशियो समान है, तो या तो पैरेलल या तो कोइंसिडेंट। लेकिन डायरेक्शन रेशियो सेम होने के साथ साथ एक पॉइंट जिससे सेकेंड लाइन पास हो रही उसी से फर्स्ट लाइन पास हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोइंसिडेंट हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। मैं थोड़ा इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे पूरी चीज़ समझ में आए और इत्मीनान के साथ, तो जिससे आपको बाकी जगहों पर सोचने में दिक्कत ना हो। आइए अब दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा पढ़ने में इतना क्लियर ना दिख रहा हो, तो ये मैंने लिख दिया है। इन्होंने बोला है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ऊपर मैंने लिख दिया है, नीचे फिर से मैं लिख देता हूँ, इस आर प्रपोर्शनल टू। मतलब एक लाइन को इस तरह से लिखा गया है कि वो दो प्लेन के इंटरसेक्शन के फ्रेम में है। मतलब इस तरह से लिखा गया है। और हम लोग जनरली लाइन के जो सिमेट्रिक स्टैंडर्ड फार्म है या सिमेट्रिकल फार्म है, उसमें कैसे पढ़ते हैं, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और ये यही वाली सिचुएशन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि दोनों का एक कोई मतलब दोनों प्लेन का हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा काम तो है इसमें, यानी जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो किस नंबर के प्रोपोर्शनल है, यानी उनका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, या डायरेक्शन रेशियो के मल्टीपल का कोई नंबर, इस तरह से तो वो तो मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात दूसरी हो गई कि अब यहाँ पर ये हमारे दो प्लेन हैं
और इनसे जो पास होने वाली लाइन है, मतलब इनके इंटरसेक्शन की, उसकी हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये कर सकते हैं कि भाई देखो, ये x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5 है, पहला प्लेन है, इक्वल टू 0 भी यहाँ पे बीच में लाइन में लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इसको साइड में लिख दिया है, ठीक है, इक्वल टू 0 भी था। तो अब ये प्लेन ही हो गया। दूसरा प्लेन हो गया कि x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 था, उसको मैंने उधर भेज दिया, तो 6 हो गया। मतलब z का कोफिशेंट यहाँ पे क्या है, 0, इसको तुम 0z भी कह सकते हो। अब इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होगी उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए, जो भी लाइन इनके इंटरसेक्शन से जाएगी वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगी, है ना। मतलब इसका जो मतलब इन जो लाइन होगी ना, इनके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। जैसे आप अभी इस वक्त कोई बुक देख रहे होंगे, तो जो बुक की कोर है वही स्ट्रेट लाइन है, और जो दोनों सतह हैं, एक ऊपर वाली एक किनारे वाली, वो हमारे दो प्लेन हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हमने लेट किया ABC, चूँकि ये लाइन हमारे दोनों सतह, दोनों प्लेन में कॉमन है ना, तो दोनों के नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए, जो पहली इक्वेशन है उसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं वो क्या है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। कभी भी प्लेन की इक्वेशन आप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस इक्वल टू डी पढ़ते हो, तो उसमें जो ABC होता है, मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, वो क्या होता है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, ना प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये लाइन पहले प्लेन के नॉर्मल से परपेंडिकुलर का रिलेशन बनाएगी, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का जो रिलेशन होगा वो लगेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा। यानी अगर हम इस पहले लाइन के साथ देखेंगे तो 1 इंटू ए यानी ए हो गया, माइनस बी हो गया, ये माफ़ कीजिएगा जेड है यहाँ पे, हाँ, तो माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया। और दूसरे वाले के साथ फिर यही रिलेशन बनाएगा, तो 1 इंटू ए रहेगा, माइनस 3b, अब उसमें जेड तो है नहीं, यानी 0c इक्वल टू 0। इस तरह से अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका सिंपल सा तरीका होता है कि जैसे आप a लिखिए, माइनस बी लिखिए, और फिर यहाँ पर c लिखिए। इसके अपान में क्या होगा, ए वाले के साथ नीचे होगा जो बी और सी के कोएफिशिएंट होंगे, जो कि -1 -3 और -1 0 हैं, और मतलब बी के नीचे ये ए और सी का कोएफिशिएंट होगा जो कि -1 और 0 है, यहाँ पर सी का, सी के साथ ए बी का होगा जो कि 1 1 है और -1 -3 है। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ए अपान हो जाएगा 0 और -3, तो -3 आ जाएगा, और 0 और माइनस माइनस का +1, तो b अपान -1 हो जाएगा, और c अपान ये -3 है, और माइनस माइनस का +1, तो ये हो जाएगा -2। माइनस तीनों में सेकेंड, यानी इसका जो डायरेक्शन रेशियो हो गया इस लाइन का वो 312 है, ठीक है। जहाँ तक साइन की बात मैं देख पा रहा हूँ, ये -3 +1, अगर सब कुछ ठीक है, हाँ, तो अब इनमें से 3 तो सही आ रहा है, क्योंकि एक तरह से इसका डायरेक्शन रेशियो भी हो सकता है। डायरेक्शन जो इधर वाले टर्म दिए हैं इसमें 3 अच्छा, ये माइनस वाली ही प्रॉब्लम आ रही, तो एक बार और हम चेक कर लेते हैं कि एक्स, अच्छा हाँ ठीक है। देखिए, इसका जेन्युइन रीजन थोड़ा यहाँ पे ये उतना क्लियर नहीं लिखा था, बट एक कोई बात नहीं, सही है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, क्योंकि जो हमने इक्वेशन लिया था उसके हिसाब से हमारा आंसर सही है। तो ये 312 अगर कर ले, ये +2 कर ले, तो ये फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें अगर तुम जेड को +z ले लोगे तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। काम क्या है, वर्किंग क्या है, ये समझाने का मकसद है। जो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जब भी इस तरह से दो प्लेन आपस में इक्वल टू करके या इक्वल टू 0 करके दिए जाएं, यानी एक तरह से वो बात कर रहे हैं कि उन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की, जो कि एक लाइन होगी लाइन की बात ही कर रहे हैं, वो हमें निकालना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे।
यहाँ पे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा गया है और इसमें इन्होंने पूछा है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमें पहले थोड़ा विचार करना होगा कि जो हम यहाँ पर मतलब फाइंड करना चाहते हैं वो है क्या। देखो जेड एक्सिस एक लाइन है और हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि वेक्टर फॉर्म किसी लाइन का क्या होता है। किसी लाइन का जो वेक्टर फॉर्म है ये होता है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा या कोई कांस्टेंट t इंटू बी। इसमें a क्या होता है, a होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, ठीक है। स्मॉल a क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, मतलब एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए लाइन पॉइंट ए से पास हो रही तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और क्या है बी क्या होता है, बी इसके पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है। बी इसके पैरेलल वेक्टर होता है लाइन के। तो उस कंडीशन में तो अब हमें क्या जो भी हमें मिल सके, अगर हमें इस तरह मिलते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे और अगर हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो देखो अब इसमें क्या है ना कि वेक्टर तो हमें पैरेलल नहीं, बट ये हम कह सकते हैं कि या फिर अगर आप इसका जो है कार्टेशियन फॉर्म देखोगे तो इसमें x1 y1 z1 वह पॉइंट है जिससे कि वह लाइन पास हो रही है, जिसको हमने पोजीशन वेक्टर में a लिया हुआ है। या फिर और यहाँ पर ए बी सी क्या उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो देखिए जेड एक्सिस एक बहुत सिंपल चीज़ है। जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो देखिए सबको पता होगा, मैं ऐसे लिख लेता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस का 0 0 1 ही होगा, ठीक है। और जेड एक्सिस किस पॉइंट से पास हो रहा है, जेड एक्सिस पॉइंट जो पास हो रहा है वो क्या है 0 0 0, ठीक है। तो अगर सीधे आप इसको वेक्टर में ही निकालना चाहें वेक्टर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। देखिए r इज इक्वल टू ए, वह तो 0 हो गया, 0 या 0 पोजिशन वेक्टर में भी 0 बट 0 ही है, प्लस कोई भी कांस्टेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारा कोई भी कांस्टेंट लैम्डा कुछ भी, अब देखिए ये हमने यहाँ पे लिखा कि t या लैम्डा इंटू बी आर इक्वल टू ए प्लस टी बी। बी क्या है, हमने बोला इसके पैरेलल वेक्टर, लेकिन अगर इसके एलांग का वेक्टर हो जाए तब भी तो चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर सीधे वेक्टर में लिखना चाहते हो तो वेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए किसी वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं ना वही उस लाइन या उसके पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से निकाल सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 1 के, तो ये कुल मिला के सिर्फ के आएगा। तो ये सिंपल सी बात है कि किसी भी लाइन की ऐसे लाइन की इक्वेशन जो जेड एक्सिस ही हो या जेड एक्सिस, हाँ जेड एक्सिस ही है, तो आर इक्वल टू लैम्डा के आ जाएगा या टी इंटू के आ जाएगा, वो आपके ऊपर है, बट यहाँ पर कोई कांस्टेंट इंटू के होगा। तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है लेकिन ध्यान रखना है सब चीज़ों का। देखो यहाँ भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें वही जो हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था। इसने कहा द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस आर प्रोपोर्शनल टू, मतलब एक हमें एक ऐसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो आप एक काम करिए, पहले आप लेट करिए, थोड़ा मैं इसको सिस्टमेटिक सॉल्व कर रहा हूँ कि जिससे चीज़ें थोड़ा क्लियर रहें। बाकी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी स्पीड धीरे धीरे बना लेंगे, ठीक है। तो हमने इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी लिया, कौन सी लाइन का, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं, बस एक सावधानी की बात है, देख लेना कहीं पर लाइन का कोई टर्म ऐसा तो नहीं जो सिस्टमेटिक नहीं, लेकिन यहाँ पे सब सिस्टमेटिक हैं। मतलब मान लो x - 7 लिखा है, वो 7 - x होता तो पहले हमको उसको प्रॉपर वे में करना पड़ता। तो इस न्यूमेरिकल में मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है।
2a माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू 0 बन गई पहली इक्वेशन, और 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी माइनस 2 इंटू सी इक्वल टू 0 हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब देखिए इसमें हमें ए बी सी का रेशियो या स्वयं में ए बी सी निकालना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल वर्क है हमारे लिए, जो अभी पिछले न्यूमेरिकल में किया गया। ठीक है, हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि सेम सिचुएशन यहाँ भी थी, हमने दो इक्वेशन बना लिए, फिर जिस तरह का हम मेथड यूज़ करते हैं ए अपान फिर बी और सी के कोफिशिएंट को मैंने लिखा, जैसा कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, फिर माइनस बी अपान फिर सी अपान। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए -3 इंटू -2 प्लस 6 -2 4 आ गया, ये -4 -1 -5, लेकिन बी के साथ जो माइनस है मिला के इसको प्लस कर दिया, और यहाँ पे तो 4 2 2 जा 4 है ना, 2 दूना 4, और माइनस माइनस का प्लस 3 हो गया, ये 7। तो ये देख सकते हैं कि हमें सीधा सीधा 4 5 7 मिल गया, इसका ई पार्ट ही करेक्ट है। देखिए एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो टर्म है ये इम्पॉर्टेंट तो है ही, ये प्री मेंस सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपको आना चाहिए। अब इसमें क्या इन्होंने एक नई बात जोड़ दी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन लाइज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेशन में कुछ ऐसा पॉइंट में आने लगे, तो जो इस इंटरवल में आ रहा हो बस आप वही टिक कर दो। ठीक है, आपको इसमें ये नहीं करना है कि पूरा आप पॉइंट में निकालो ही निकालो। ठीक है, तो आप देखिए ये काम तो थोड़ा होता ही है ज़्यादा, हम तुरंत ही क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के अगर पॉइंट आप उस देखें आए भी हैं तो तुरंत ही दोनों लाइन को हम वेक्टर फ्रेम में कर लेते हैं। तो देखो पहली लाइन तो हमारी 0 0 0 से पास हो रही है, तो वो तो 0 हो गया वेक्टर, यानी A1 जो होगा, प्लस कोई कांस्टेंट, और ये हमारा 2i प्लस 2j प्लस k हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरी लाइन जो है यहाँ पे इसकी भी इक्वेशन में इसका पॉइंट है -2 4 5, तो -2i प्लस 4j प्लस 5k इस पॉइंट से पास हो रहा है, जिसको हम लोग A2 कहते हैं। और इसके साथ कोई और कांस्टेंट ले लीजिए, k ले लीजिए या म्यू ले लीजिए या t ले लेते हैं, इसका है आपके पास -i हो गया प्लस 8j और तो -i प्लस 8j और प्लस 4k हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में दो चीज़ें, एक तो पहले निकालते हैं A2 माइनस A1, तो इस काम में तो कोई मेहनत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो A1 0 ही है, तो ये -2i प्लस 4j प्लस 5k, यह तो A2 माइनस A1 हो गया। मेन कार्य इसमें होता है B1 क्रॉस B2 निकालना, जो कि एक डिटर्मिनेंट बनेगा i j k, है ना, और पहले रो में B1 के कोफिशिएंट जो कि 2 2 1 हो गए, दूसरे में B2 के कोफिशिएंट वो -1 8 और 4 हो गए। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते ही हमें मैक्सिमम चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। आई हटाया पहले, तो आई के साथ क्या होगा, इसमें 4 2 जा 8 -8 आ गया 0, माइनस जे होगा, जे के साथ क्या होगा, ये कैंसिल, 4 दूना 8 प्लस 1 9 आ गया, और प्लस के साथ क्या आएगा, डिटरमिनेंट आप लोग जानते ही हैं, तो 16 8 दूना 16 और माइनस माइनस का प्लस 16 और 2 18। तो इस तरह से ये हमारा जो आ रहा है कि -9j प्लस 18k। ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके मैग्नीट्यूड की भी, क्योंकि फार्मूला जब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमें इसका मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 9 का स्क्वायर, या ऐसा 9 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर भी -9 भी +9 ही हो गया। अब आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपको हाथ तो बहुत जल्दी चलाना पड़ेगा, तो इसमें से देखो 9 का स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा,
तो 9 तो बाहर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 9√5 आएगा। ये कुछ इस तरह के टर्म आने की वो लग भी रहा था, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ही इस तरह के इंटरवल देने का मकसद यही था। अब देखिए हम बात करते हैं शार्टेस्ट डिस्टेंस की। तो शार्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला है उस पर पहले आप फोकस करिए। क्या है? A2 माइनस A1, ठीक है, और डॉट में हमारा होगा B1 क्रॉस B2। नीचे क्या होता है? मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2, और पूरे का होल मैग्नीट्यूड। तो ये अगर हमें पूरा प्रोसेस करते हैं तो देखो क्या आएगा। A2 माइनस A1 तो हमारे पास है ही। अब हमें B1 क्रॉस B2 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे आई वाला तो है नहीं, तो ज़ीरो हो जाएगा। जे में देखिए -9 और 4, ये हो गया -36, ठीक है। फिर 18 और में 5 का गुणा करेंगे, 18 × 5 = 90। देखिए A2 माइनस A1 भी B1 क्रॉस B2 है, और इसका मैग्नीट्यूड तो पहले ही मैंने बताया था 9√5 हो चुका। पूरे का मैग्नीट्यूड लेना है। तो देखो ऐसा है कि 90 में से 36 जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा, देखो 36 और 4 40, 50, तो 54 प्लस का 54 है 54, और 54 के नीचे 9√5 है, तो ये 6 बार चला गया, 9 × 6 = 54 होता है। 6/√5 है ना। तो 6/√5 का आकलन हम लोग कर सकते हैं। मतलब अभी तो हमारी जो शार्टेस्ट डिस्टेंस आ रही है वो 6/√5 आ रही है, ठीक है। तो ये जो शार्टेस्ट डिस्टेंस है, अब ये किस इंटरवल में आएगी? देखिए 6/√5। अब सोचिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो नीचे तो 5 हो गया। अब 6/5 कितना आएगा? 5 × 5, फिर 5 दूना 10, और √5 की वैल्यू 2.023 के आसपास आती है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा कम कैलकुलेशन में भी काम करना चाहते हैं, तो ठीक है। यहाँ पर फिर आपका 2 डिजिट बाद हो जाएंगे, वो तो बात की बात है। तो ये 202, ठीक है। तो ये हमारा हो रहा है ये 4242, और यहाँ पर 2 पॉइंट ही आएगा, ये 3 डिजिट हो गया ना, 2.424, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.424। थोड़ा मतलब पैटर्न तो वही है, बट थोड़ा इस क्वेश्चन में हल्का सा इन्होंने बढ़ा दिया। तो अब ये किस इंटरवल में आएगा? 2 से 3 के बीच में, है ना। ए पार्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट, और ये मान के चलिए कि आप लोग कभी कभी जब भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करेंगे, चाहे LT ग्रेड या GIC लेक्चरर में, तो ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है। पहले भी ये पिछले वाले GIC एग्ज़ाम में आ चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल था। अब आगे जो न्यूमेरिकल है वो एक सिंपल, बिल्कुल सीधा सा ऑब्जेक्टिव है। रेखाओं का अक्षों पे प्रक्षेप दिया है, तो उस रेखा की लंबाई क्या होगी? सीधा सा फार्मूला याद कर लो। रेखा की लंबाई जो होगी, अगर इसके प्रक्षेप हमारे PQR हैं, है ना, तो प्रक्षेप के स्क्वायर को जोड़ करके रूट ले लीजिए, यही होगा हमारा रेखा की लंबाई। बिल्कुल सीधा सूत्र है, याद रखिएगा। इससे छोटा सवाल मिलना भी मुश्किल है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट था, इसका बी पार्ट करेक्ट है, 7 होगा। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल है जो हमारे लाइन और प्लेन के कॉन्सेप्ट पर है। देखिए एक लाइन और प्लेन, हमें पता करना इनके बीच में रिश्ता क्या है, लंबवत हैं, समांतर हैं, कुछ भी है। देखो इसमें आपको यह समझना होगा कि लाइन की इक्वेशन में तो हमें लाइन की डायरेक्शन रेशियो तो मिल ही रही है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हमारी दे रखी है, यह है 2 - 6 और 3। लेकिन जो प्लेन की इक्वेशन से हम प्राप्त करेंगे वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल होगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन के ऊपर एक ऐसी लाइन जो उस पर परपेंडिकुलर है, उसका डायरेक्शन रेशियो भी हमको मिल गया 2 - 6 और 3, ठीक है।
अब ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये तो दोनों बराबर हो गए, मतलब प्लेन के नॉर्मल और जो गिवन लाइन इनके डायरेक्शन रेशियो बराबर होने का मतलब यह हुआ कि जैसे आपकी कॉपी पर एक पेन रख दीजिए जो उस पर लंबवत हो, तो वो नॉर्मल हो गया, उसका डायरेक्शन रेशियो, और एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो। मतलब यह हुआ कि जो लाइन गिवन लाइन है वो नॉर्मल के पैरेलल है। इसका मतलब जो नॉर्मल के पैरेलल होगा वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। वो बात अलग है जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे या दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, उनका रिलेशन अलग है। बट यहाँ पर सिंपल है कि नॉर्मल ये लाइन नॉर्मल के पैरेलल, मतलब जो एंगल नॉर्मल प्लेन के साथ बनाती है, मतलब लंबवत होती है, वही एंगल ये लाइन बनाएगी, मतलब परस्पर क्या है, लंबवत है। मतलब यह प्लेन और ये हमारी जो लाइन है ये दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि ये लाइन और प्लेन का नॉर्मल ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। छोटा सवाल है, बेसिक पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल है जो वाकई में छोटा और इन एग्जाम्स में आ सकता है। एक पॉइंट की एक प्लेन से डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही इसको मानेंगे, कुछ और कहना होता तो उसको जोड़ते। तो ये सबसे आसान कार्य, इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि एक पॉइंट मान लो हमारे पास x1 y1 z1 है और हमारे पास एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, और इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस, जिसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए, है ना। मान लीजिए AP ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस का, इसको हम D से रिप्रेजेंट करें या P से रिप्रेजेंट करें, जो भी, अभी मैंने मान लो इसको P ही ले लिया, तो क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d और डिवाइडेड बाई रूट a² प्लस b² प्लस c²। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो प्लेन की इक्वेशन दे ही रखी है, x के जगह पर 1 पुट करोगे 4 हो गया, 4 हो गया, y को 2 पुट करोगे तो 6 हो गया, z को 0 पुट करोगे तो 0 हो गया, और नीचे रूट का a² प्लस b² प्लस c², तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ऊपर एक गलती हो गई, 16 भी वहाँ रहेगा, d भी वहाँ पर रहेगा ही, तो प्लस 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर हो गया 16 और 4 20 26 हो गया, और जो बटे में टर्म आएगा 12 का वर्ग होगा 144, और 144 में 25 ऐड करेंगे 169 का रूट 13, मतलब क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये भी बहुत छोटा न्यूमेरिकल माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन हैं। इसके बाद वाले सीरीज़ में आपको बाकी के नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।